ठीक है, देखो आज से क्लास 12th हम लोग शुरू करेंगे। ठीक, मतलब आज वाली क्लास के बाद 3 दिन यानी आज कल परसों तुमको क्लास 12th का सॉलिड स्टेट का लेक्चर मिलेगा। थर्सडे फ्राइडे सैटरडे जो एटॉमिक स्ट्रक्चर हम बोर्ड्स मॉडल से छोड़े थे उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। तो हम लोग दोनों को क्यूमुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसा माहौल लग रहा है उस हिसाब से उम्मीद तो है कि 14 तारीख को क्लासेस या 14 तारीख के बाद क्लासेस खुल जानी चाहिए। फिर भी तुम इन लेक्चर्स को देखते रहो लगातार। ठीक है, कोशिश करो कि इससे सीखने की कोशिश करो। एनसीईआरटी की एक बार रीडिंग करना। क्लास 12th में सॉलिड स्टेट का चैप्टर बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से हटा दिया गया है। ठीक है, बोर्ड के हिसाब से ये चैप्टर बोर्ड में नहीं आएगा, लेकिन कम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। सॉलिड स्टेट लॉजिकल टॉपिक है, तुम श्योर शॉर्ट क्वेश्चन मान सकते हो, तुमको मिलेगा ही मिलेगा तुमको कम्पिटिटिव एग्जाम में। रिसेंट ईयर्स में तुम उठा के देख लो, गैस स्टेट के कंपैरिजन में सॉलिड स्टेट ज़्यादा बार आया है। सिंपल ज्योमेट्री, सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जो तुम क्लास 9th और 10th में पढ़े हो, हम लोग सिर्फ और सिर्फ उसी का इस्तेमाल यहाँ करने वाले हैं। अगर तुम्हारी ज्योमेट्री थोड़ी वीक है या बायो ग्रुप के हो तो भी घबराने की जरूरत नहीं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि सबको क्यूमुलेट करें। हाँ, लेकिन अगर किसी को कोई कन्फ्यूजन हो तो 1-2 बार तुम उसको कंटिन्यू कर लेना, जाके देख लेना। ठीक है, रिवाइंड करके देख लेना। बेसिक वॉल्यूम के फॉर्मूले का यूज़ होगा। ठीक है, कुछ ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी, कुछ सर्कल्स की प्रॉपर्टी हम लोग इसका इस्तेमाल करेंगे। बहुत ज़्यादा ज्योमेट्री की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत बस। ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं। तो देखो ध्यान से, हम लोग को करना क्या है, क्या क्या हम लोग डिस्कस करेंगे सॉलिड स्टेट में। ठीक है, देखो सॉलिड स्टेट, ये चैप्टर तुमको एनसीईआरटी का पहला चैप्टर मिलेगा। हम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि क्लास 12th में बोर्ड में ये नहीं आ रहा, पिछले साल से चेंज किया गया सिलेबस, तो इसको क्लास 11th में रखा गया। अभी बुक्स चेंज नहीं हुई है, लेकिन बोर्ड में इसके आने के चांसेस कम है। तुम ज़्यादा फोकस करो इसको कम्पिटिटिव व्यू के हिसाब से, वहाँ ज़्यादा क्रिएट होगा, इसके प्रॉब्लम ज़्यादा मिलेंगे तुमको। ठीक है, देखो ध्यान से, सॉलिड स्टेट तुम पहले से जानते हो कि स्टेट्स ऑफ मैटर, इट्स स्टेट्स ऑफ मैटर, हमको पता है 3 तरह की स्टेट होती हैं, हालांकि 5 तरह की होती हैं। तुम पहले भी हम तुमको क्लास 11 में पढ़ाए हैं गैस स्टेट में कि 5 स्टेट होंगी, सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ठीक है, ये हम तुमको अच्छे से उस समय बताए थे, लेकिन फिलहाल के लिए हम सॉलिड, लिक्विड, गैस पे ध्यान दे रहे हैं। ठीक है, क्योंकि हम इसको पहले से डिस्कस किए हैं तो ज़्यादा तुमको प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। हम तुमको ये बताए थे कि अगर इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस, ये क्लास 11th में बताए थे, मिनिमम हो तो वो उस केस में सॉलिड होगा, और इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस अगर मैक्सिमम हो तो उस केस में वो गैस होगा। ठीक है, फोर्स अगर मैक्सिमम हो तो वो सॉलिड होगा, फोर्स अगर मिनिमम हो तो वो गैस होगा। लिक्विड बीच की स्टेट होती है कि न तो डिस्टेंस मैक्सिमम होगी, न तो उस केस में फोर्स मैक्सिमम होगा। दोनों के मीडियोकर गैस, सॉलिड और गैस के बीच की जो स्टेट होगी उसी को हम लोग लिक्विड कहते हैं। ठीक है, तो देखो ध्यान से, है क्या, हम लोग अब पिछले क्लास में जब क्लास 11th में थे तो हम लोग गैस स्टेट के बारे में बहुत अच्छे से पढ़े थे। अभी हमको सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, देखो सॉलिड स्टेट में है क्या, क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है। पहले तो सॉलिड बना कैसे। ठीक है, तो तुमको पता है कि जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मान लेते हैं ये एक बॉक्स है। ठीक है, ऐसे ही रैंडम ले लिए। ठीक है, और ये मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिक्यूल्स ऐसा, ये जब दूर दूर रहेंगे, हम क्या करें, अगर हम टेम्परेचर घटा दें तो धीरे धीरे ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये पास आना शुरू कर देंगे और इनके बीच में कुछ अट्रैक्शन बढ़ेगा। ठीक है, तो अट्रैक्शन इंक्रीज़ होता है, तो अट्रैक्शन अगर इंक्रीज़ होगा तो उस केस में वो लिक्विड बनेगा पहले।
अगर हम और टेम्परेचर डिक्रीज कर दें तो अट्रैक्शन और घट जाएगा, ठीक है। और रिजल्ट क्या होगा कि अगर ये ऐसा लिक्विड है और तुम टेम्परेचर और डिक्रीज कर दो तो सारे जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में अटैच्ड हो जाते हैं और वो सॉलिड क्रिस्टल बनाते हैं। तो सॉलिड बेसिकली है क्या? सॉलिड तुम ये कह सकते हो कि सॉलिड कि मॉलिक्यूल्स के बीच की स्पेस बहुत कम होगी। आइडियल सॉलिड के केस में हम मान लेते हैं जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में अटैच्ड होंगे, जुड़े होंगे, उसको हम आइडियल सॉलिड मान लेते हैं, ठीक है। हालांकि ऐसा नहीं होता, सॉलिड के बीच में हमेशा कुछ ना कुछ गैप होगा, जैसे जैसे चैप्टर आगे बढ़ेगा तुमको पता चलेगा। लेकिन फिर भी हम ये मान के चल रहे हैं कि सॉलिड की जो स्टेट है उस स्टेट में मॉलिक्यूल्स के बीच का डिस्टेंस मिनिमम होगा। और इस चैप्टर में जो क्लोजेस्ट मॉलिक्यूल होंगे, फिर से रिपीट करें, ध्यान से लिखना, जो क्लोजेस्ट मॉलिक्यूल होंगे, क्लोजेस्ट एटम होंगे, क्लोजेस्ट पार्टिकल होंगे, हम मान के चलेंगे कि वो आपस में अटैच्ड हैं। ऑल्दो ऐसा मेन सॉलिड में नहीं होता, हम फिर से रिपीट कर रहे हैं कि ऐसा नहीं होता। वहाँ हम मान के चल रहे हैं ऐसा कि उस केस में सॉलिड आपस में अटैच्ड होगा, पार्टिकल अटैच्ड होंगे, ठीक है। देखो ध्यान से, अगर तुम बात कर रहे सॉलिड स्टेट की, तो सबसे पहले तुमको ये समझ में आना चाहिए, अभी हम तुमसे बताए कि अट्रैक्शन फोर्स मैक्सिमम होगा और डिस्टेंस मिनिमम होगी। हम ये तुमको अभी थोड़ी देर पहले बताएं, ठीक है। अगर फोर्स के बेसिस पे सॉलिड को हम क्लासिफाई करने की कोशिश करें, फोर्स के बेसिस पे कि सॉलिड कैसे क्लासिफाई होगा, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड, ठीक है। देखो ध्यान से, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉलिड ऑन बेसिस ऑफ फोर्स। तो फोर्स के बेसिस पे सॉलिड को कैसे क्लासिफाई करेंगे, देखो थोड़ा ध्यान देना। सॉलिड के क्रिस्टल्स आपस में अटैच्ड होते हैं, अभी हम थोड़ी देर पहले बताएं, इनके बीच का फोर्स बहुत स्ट्रांग होगा। तो वो फोर्स कैसा होगा? 4 तरह के फोर्स हो सकते हैं। या तो आयनिक फोर्स हो, बॉन्डिंग तुम पढ़े हो पहले से, आयनिक बॉन्डिंग, कोवलेंट बॉन्डिंग, ये 2 इंपॉर्टेंट बॉन्डिंग्स थी क्लास 11th में। तो उसी बेसिस पे हम 2 तरह से सॉलिड भी क्लासिफाई कर रहे हैं। एक होगा आयनिक सॉलिड, क्योंकि वहाँ आयनिक फोर्स लग रहा। एक होगा कोवलेंट फोर्स या कोवलेंट सॉलिड, ठीक है। तो पहले तो ये 2 एकदम दिमाग में भर लो कि अगर बॉन्डिंग अगर आयनिक बॉन्डिंग होगी तो वो आयनिक सॉलिड होगा, और अगर वहाँ कोवलेंट बॉन्डिंग होगी तो वो कोवलेंट सॉलिड होगा। उसके अलावा 2 सॉलिड और आते हैं, मॉलिक्यूलर, ठीक है, और मेटालिक। हम सबको चारों को अच्छे से डिस्कस कर रहे हैं बारी बारी से, ठीक है। तो टाइप्स ऑफ सॉलिड में सबसे पहला सॉलिड हम डिस्कस करते हैं आयनिक सॉलिड, ठीक है। आयनिक सॉलिड, थोड़ा ध्यान देना, आयनिक सॉलिड है क्या, नाम से इसे पता चल रहा है कि आयनिक बॉन्ड इज रिस्पॉन्सिबल for formation of आयनिक सॉलिड। तो आयनिक बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल है आयनिक सॉलिड बनने के लिए। NaCl, KCl, CaCl, कैल्शियम सल्फेट, जो भी तुम आसपास देख रहे हैं, जितने भी अलग अलग तरीके के सॉलिड्स तुम देख रहे हैं, मैक्सिमम जो सॉल्ट्स होते हैं वो हमेशा आयनिक सॉलिड होते हैं, ठीक है, क्योंकि आयंस इन्वॉल्व हैं। अगर किसी सॉलिड को बनाने में आयंस इन्वॉल्व होंगे तो उसको हम आयनिक सॉलिड कहेंगे। फॉर एग्जांपल NaCl, जैसे NaCl है तो NaCl में होगा क्या कि ये Na+ है, ये Cl- है, ये Na+ है, ये Cl- है। ऐसे Na+ और Cl-, अनगिनत Na+ और Cl- ये आपस में अटैच होते हुए चले जाएंगे, ठीक है, ऐसा। और ये सब मिल के, देख रहे, ये सब आपस में अटैच होते चले जा रहे हैं और ये सब मिल के एक सॉलिड ऐसे क्रिएट कर लेंगे, ठीक है। तो कोई भी ऐसा सॉलिड जहाँ पे आयंस इन्वॉल्व होते हैं उसको हम लोग आयनिक सॉलिड कहते हैं।
अच्छा, जितने भी आयनिक सॉल्ट होते हैं, आयनिक सॉल्ट्स आर टाइप ऑफ आयनिक सॉलिड, ठीक है, ऐसे तुम दिमाग में भर सकते हो उसको। दूसरा होता है कोवैलेंट सॉलिड। ये बच्चा, इसको कई बार हम लोग नाम देते हैं नेटवर्क सॉलिड। क्यों नेटवर्क सॉलिड नाम देते हैं? क्योंकि अकेला कोवैलेंट बॉन्ड कभी सॉलिड नहीं बना सकता। ये दिमाग में हमेशा रखे रहना कि जब तक कोवैलेंट बॉन्ड का एक प्रॉपर नेटवर्क नहीं होगा तब तक वो कभी भी किसी हाल में सॉलिड नहीं बनेगा। अगर वो अकेले एग्जिस्ट कर रही कोवैलेंट बॉन्ड, जैसे H2S हो गया, HCl हो गया, इन सब तरह के जो मॉलिक्यूल्स हैं जिनके अंदर कोवैलेंट बॉन्ड हैं, ठीक है, वो सब हमेशा ज़्यादातर केस में गैस के फॉर्म में रहते हैं। जैसे HCl गैस हो गई, तो HCl गैस में क्या होगा, H और Cl एक सिंगल बॉन्ड है। मैक्सिमम टाइम सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड कभी सॉलिड फॉर्म नहीं करता, एक पूरा नेटवर्क होना चाहिए कोवैलेंट बॉन्ड का। जैसे मान लेते हैं ग्रेफाइट है, तुम कभी सुने हो ग्रेफाइट के बारे में? अगर ग्रेफाइट के बारे में तुम जानते हो तो तुमको पता है ग्रेफाइट में होता क्या है कि ऐसे अभी तुरंत ही तुम लोग पी ब्लॉक पढ़े होगे फैब में, तुमको ये बताया गया था कि ऐसे कई सारी लेयर्स होती हैं, ठीक है, थोड़ा इसको ऐसे कर ले रहे हैं ताकि तुमको समझ में आए। ये कई सारी लेयर्स होती हैं ग्रेफाइट की, ठीक है, ये, और इनके बीच में ऐसे अट्रैक्शन प्रेजेंट होता है। ये तुमको ये क्लास 11 में पढ़ाया गया ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर इस तरह। तो तुमको कहा जाता है कि ये जो अट्रैक्शन है ये वॉन्डर वॉल अट्रैक्शन है, ठीक है, और ये कार्बन एटम्स, ये सब कार्बन एटम का शीट है। तो देखो इसमें है क्या, क्यों ये सॉलिड होता है, ग्रेफाइट सॉलिड होता है, तुमको पता है, ठीक है, कार्बन एटम का शीट है। तो तुमको पता है ये ग्रेफाइट क्या होता है, सॉलिड होता है। क्यों सॉलिड है? सॉलिड समझने की कोशिश करो। कार्बन एटम जो है वो एक दूसरे से अटैच्ड होते एक बड़ा सा चेन क्रिएट कर रहा है। ये बच्चा तुमको नेटवर्क का मतलब समझ में आ रहा होगा। नेटवर्क का मतलब क्या है? तो नेटवर्क का मतलब क्या है? नेटवर्क मतलब एक छोटा सा पार्ट नहीं, ऐसा नहीं कि कोवैलेंट बॉन्ड किसी दो एटम के बीच में। कोवैलेंट बॉन्ड वो बॉन्ड बनाते एक बड़ा सा नेटवर्क बना रहा, मधुमक्खी के छत्ते की तरह कह सकते हो। तो वहां पे है क्या, ऐसा अकेला सॉलिड नहीं एग्जिस्ट कर रहा, सॉलिड पूरी तरह फैल गया है। मतलब वो पूरी तरह क्या हुआ है कि एक कई सारे हजारों लाखों एटम से आपस में कोवैलेंट बॉन्ड में कनेक्टेड है, तो इसीलिए इसको नेटवर्क सॉलिड कहते हैं। तो ये बात ध्यान रखना, जितने भी मैक्सिमम तुमको कोवैलेंट सॉलिड मिलेंगे वो हमेशा एक नेटवर्क फॉर्म करते हैं। बहुत सारे एटम आपस में अटैच्ड होंगे, लाखों करोड़ों एटम आपस में अटैच्ड होंगे। कम भी हो सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं, लेकिन कम से कम इतने सफिशिएंट अमाउंट में एटम होने चाहिए कि वो जाके सॉलिड का फॉर्मेशन कर सकें। 2, 4, 3 एटम मिलके आपस में सॉलिड का फॉर्मेशन नहीं कर सकते। और इसी वजह से यहाँ पे है क्या, कोवैलेंट सॉलिड हम कैसे पहचानते हैं? कोवैलेंट सॉलिड को पहचानने का तरीका यही है कि ऑल एटम्स या कोवैलेंट बॉन्डिंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग सॉलिड। और यहाँ जितने भी एटम होंगे 60, 70, 50, 100 जो भी हैं, उनके बीच में हमेशा एक कोवैलेंट बॉन्डिंग का नेटवर्क हो। इसका एक और बहुत अच्छा एग्जांपल है, वो है डायमंड। ठीक है, हम तुमको एक फोटो से या इमेज से दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, 2 मिनट तुमको वेट करना पड़ेगा इमेज को लोड होने के लिए। ठीक है, देखो ध्यान से, जैसे ये इमेज तुम देखो। ठीक है, इस इमेज में देखो ध्यान से, है क्या कि ये डायमंड है। ये डायमंड का स्ट्रक्चर है, यहाँ पे तुमको दिख रहा होगा। यहाँ पे देखो हो क्या रहा, यहाँ पे ये देख रहे हो, अभी कार्बन एटम सबसे जुड़ता चला जा रहा, अब ये नेटवर्क बना रहा, देख रहे, लाखों हजारों कार्बन एटम इससे कनेक्टेड हैं, सब टेट्राहेड्रली कनेक्टेड हैं एक दूसरे के साथ। तुमको दिख रहा होगा यहाँ पे, देखा, सब एक दूसरे से टेट्राहेड्रली कनेक्टेड है। ठीक, कुछ इमेजेस पीछे भी हैं। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर है डायमंड का। ठीक है, तो तुमको समझना होगा, यहाँ पे हम इसको क्लियर कर दे रहे।
देखो, तो तुमको ये समझो ये स्ट्रक्चर है डायमंड का, हम डायमंड का स्ट्रक्चर तुम्हारे सामने रख दिए हैं ताकि तुमको ये समझ में आए कि हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे डायमंड में भी क्या है कि ईच कार्बन एटम, तुम देख लो इसको, यहाँ देखो, देखो ध्यान से, हर कार्बन एटम जो है, ये देख रहे हैं, ये कार्बन एटम वो 4 अलग अलग कार्बन एटम से कनेक्टेड है, दिखा, 2 3 4। अब ये पूरा एक क्या कर रहा है कि एक पूरा एक क्रिस्टल बनाता चला जा रहा। तो तुमको इस केस में, हम इसको हटा दे रहे, तो तुमको इस केस में समझ में आ गया होगा कि नेटवर्क सॉलिड होते क्या। ऐसा कोई भी सॉलिड, ईच कार्बन एटम इज कनेक्टेड टू 4 अदर कार्बन एटम, ठीक है, एंड फॉर्म्स नेटवर्क। अब सोचो ध्यान से, कोवलेंट बॉन्ड जब तुमको पढ़ाया गया था, बॉन्डिंग पढ़ाई गई थी, तो तुमको बताया गया था कि कोवलेंट बॉन्ड बहुत कमज़ोर बॉन्ड होती है, वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड नहीं होती, आयनिक बॉन्ड उससे ज़्यादा मजबूत बॉन्ड होती है। लेकिन अब तुम देखो ध्यान से, यहाँ पे इस केस में कार्बन एटम एक्सटेंसिवली आपस में कनेक्टेड होते जा रहे, और कनेक्ट होने के बाद वो एक बड़ी सी चेन फॉर्म कर रहे। इस चेन की वजह से कार्बन बिकम्स वन ऑफ द हार्डेस्ट सब्सटेंस फाउंड ऑन दिस यूनिवर्स। हमेशा कार्बन एटम अकेले, अगर कार्बन एटम 2 या 3 कनेक्टेड होते तो उनकी कोई वैल्यू ही नहीं थी, लेकिन इतना एक्सटेंसिव नेटवर्क ये बन गया, इस वजह से डायमंड बहुत अच्छा, बहुत मजबूत होता है। कई लोग कंफ्यूज हो जाते डायमंड की वजह से कि कोवलेंट बॉन्ड मजबूत होती है, यानी कि ऐसा नहीं है। हम फिर से रिपीट कर दे रहे, डायमंड इस वजह से हार्डेस्ट सब्सटेंस है क्योंकि इस केस में नेटवर्क बहुत सॉलिड है, नेटवर्क बहुत तगड़ा है। ये नेटवर्क की प्रॉपर्टी है, ना कि कोवलेंट बॉन्डिंग की। कोवलेंट बॉन्ड अकेले कुछ नहीं कर सकता, इतना एक्सटेंसिव कोवलेंट बॉन्ड का नेटवर्क होने की वजह से ही यहाँ पे ये इतना सॉलिड और स्ट्रॉन्ग या हार्ड हो जा रहा, ठीक है। अगला हम लोग डिस्कस करते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड। मॉलिक्यूलर सॉलिड, तो देखो मॉलिक्यूलर सॉलिड है क्या। मॉलिक्यूलर सॉलिड तुमको समझ में आना चाहिए। कोवलेंट सॉलिड और मॉलिक्यूलर सॉलिड में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न हो जाता है, कई लोग परेशान हो जाते हैं कब कोवलेंट सॉलिड होगा, कब मॉलिक्यूलर होगा। तुम अपने दिमाग में ध्यान रखो, जहाँ भी नेटवर्क फॉर्म हो रहा होगा, इसलिए कोवलेंट सॉलिड ना याद करके उसको नेटवर्क सॉलिड याद रखो। जहाँ भी बड़ा एक्सटेंसिव नेटवर्क फॉर्म हो रहा होगा, लाखों हजारों एटम आपस में कनेक्टेड होंगे और उनके बीच में कोवलेंट बॉन्ड होगी, उसको हम कोवलेंट सॉलिड कहेंगे। कई बार नेटवर्क नहीं होते हैं फिर भी मॉलिक्यूल सॉलिड बन जाता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि मॉलिक्यूलर सॉलिड भी कोवलेंट सॉलिड की तरह है, कोवलेंट बॉन्ड ही हो रही है उसके अंदर। लेकिन जरा देखो ध्यान से, जैसे मान लो कि हमारे पास आयोडीन है, तो तुमको पता है आयोडीन I2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। तो आयोडीन के मॉलिक्यूल्स, ये आयोडीन है, ये आयोडीन है, ऐसा ये दोनों आपस में कोवलेंट बॉन्डिंग से कनेक्टेड होंगे। ये जो बॉन्ड है यहाँ पे, ये कोवलेंट है। लेकिन कोवलेंट बॉन्ड सिर्फ 2 आयोडीन के बीच में, ठीक। एक और मॉलिक्यूल है I2, यहाँ भी ले लेगा, फिर से वही होगा कि ये कोवलेंट बॉन्ड होगी, ठीक है। ये भी एक अलग मॉलिक्यूल है। अच्छा, 2 I2 के बीच में ये मान लेते हैं एक I2 है, ये एक I2 है। तुमको पता है I2 का मास बहुत ज़्यादा होता है। I2 का मास अगर बहुत ज़्यादा है तो इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स होगा, ठीक है। तुमको पढ़ाया गया है वॉन्डर वॉल अट्रैक्शन फोर्स, ठीक है, थोड़ा ध्यान देना। वॉन्डर वॉल अट्रैक्शन फोर्स तुमको पढ़ाया गया है। तो इनके बीच में वॉन्डर वॉल अट्रैक्शन फोर्स काम करेगा। ये है वॉन्डर वॉल अट्रैक्शन फोर्स। समझ में आ रहा है अच्छे से? ये बच्चा ये तभी लग रहा है क्योंकि I2 का मास ये बहुत हेवी है। अगर ये हेवी नहीं होता तो उस केस में फिर वॉन्डर वॉल अट्रैक्शन फोर्स काम नहीं करता, ठीक है। तो ये तुमको समझना होगा, अच्छे से दिमाग में रखो ये बात कि I2 का मास ज़्यादा होने की वजह से इनके बीच में वॉन्डर वॉल फोर्स रख रहा है। तो मॉलिक्यूलर सॉलिड, इसको तुम डिफाइन कर सकते हो, सॉलिड फॉर्म्ड, ध्यान देना ये बहुत कंफ्यूजिंग है, फॉर्म्ड ड्यू टू H बॉन्डिंग, वॉन्डर वॉल अट्रैक्शन फोर्स और डाइपोल अट्रैक्शन फोर्स। अगर कोई भी सॉलिड हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से
या डाइपोल अट्रैक्शन की वजह से या वॉन्डर वॉल अट्रैक्शन की वजह से बनता है, तो उसको हम लोग मॉलिक्यूलर सॉलिड कहते हैं। कोवलेंट और मॉलिक्यूलर में यही फ़र्क है। ए बच्चा, मॉलिक्यूलर सॉलिड के केस में कभी भी सारे एटम्स आपस में कोवलेंट बॉन्ड से अटैच नहीं होते, कुछ के बीच में कोवलेंट बॉन्ड होती है। दो अलग अलग मॉलिक्यूल कोवलेंट मॉलिक्यूल होंगे, आपस में कोवलेंट बॉन्ड से नहीं अटैच्ड होंगे, वो दोनों आपस में हाइड्रोजन बॉन्डिंग या डाइपोल मोमेंट या किसी ऐसी चीज़ से अटैच्ड होंगे। तो इस कंफ्यूज मत होना, नेटवर्क सॉलिड में हर एक एटम मेन चेन से कनेक्ट होता है कोवलेंट बॉन्डिंग से। मॉलिक्यूलर सॉलिड में ये बात ध्यान रखना कि दो मॉलिक्यूल आपस में कनेक्टेड होंगे, सुनना ध्यान से, आपस में कनेक्टेड होंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल मोमेंट या वॉन्डर वॉल अट्रैक्शन फोर्स की वजह से। ठीक है, तो मॉलिक्यूलर सॉलिड के बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आयोडीन हो गया, CO2, ड्राई आइस का नाम तुम सुने हो अच्छे से, ड्राई आइस, ठीक है, ड्राई आइस, सॉलिड CO2, ये भी एक बढ़िया एग्जांपल है मॉलिक्यूलर सॉलिड का, क्योंकि तुमको पता है CO2 तो अलग बॉन्ड मॉलिक्यूल होता है, ये कोवलेंट मॉलिक्यूल है, लेकिन जब बहुत ठंडा कर दोगे तो दो CO2 के बीच में डाइपोल अट्रैक्शन होना शुरू हो जाता है। हम तुमको इसको एक इमेज से दिखाते हैं तो तुमको ज़्यादा क्लियर होगा ये। ठीक है, देखो ध्यान से, ये तुम्हारे सामने है, ये देखो, अब ये इमेज तुमको दिख रही, तुम यहाँ देखो ध्यान से कि ये CO2 ये कोवलेंट बॉन्ड है, यहाँ वाले ये, इससे कोई मतलब नहीं हमको, ये कोवलेंट बॉन्ड है, ये सॉलिड के फॉर्मेशन में मदद नहीं कर रही। ये जो वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स यहाँ लिखा हुआ है जो कि डाइपोल अट्रैक्शन है, डाइपोल अट्रैक्शन क्लास 11 में तुमको पढ़ाया गया है कि देखो इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है, तो उस वजह से, ठीक, थोड़ा क्लियर कर दे रहे, अब देखो ध्यान से, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ये दिखा, और इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। अब ये दोनों आपस में अट्रैक्ट करते हैं, लेकिन ये बहुत कम टेम्परेचर पे होता है। नॉर्मल केस में जब अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो CO2 दूर दूर होगी, तो उसके बीच में ऐसा कोई अट्रैक्शन फोर्स होने वाला नहीं है। तो कार्बन के ऊपर पॉजिटिव है, यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है, ये दोनों आपस में एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, और इसी अट्रैक्शन की वजह से ये डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन है, और इसी अट्रैक्शन की वजह से CO2 सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। ये एक बढ़िया एग्जाम्पल है मॉलिक्यूलर सॉलिड का। आयोडीन सॉलिड, आयोडीन भी तुमको पता है पीरियोडिक टेबल में I2 सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वो भी सिर्फ इस वजह से, रीज़न तुमको पता है अच्छे से, इस वजह से सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता है क्योंकि आयोडीन का मास बहुत ज़्यादा है। ज़्यादा मास होने की वजह से वॉन्डर वॉल अट्रैक्शन फोर्स काम करते हैं और वो दोनों आपस में अट्रैक्टेड रहते हैं। ठीक है, आगे समझो ध्यान से। लास्ट हम लोग डिस्कस करते हैं मेटालिक सॉलिड। अच्छा, एक मॉलिक्यूलर सॉलिड का एग्जाम्पल और है वाटर, आइस। आइस में एक्सटेंसिव हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, तुमको पता है, और उस वजह से वो मेटालिक सॉलिड, नहीं सॉरी, वो मॉलिक्यूलर सॉलिड बन जाता है। मेटालिक सॉलिड नाम से ऐसे पता चल रहा है, सॉलिड मेड बाय मेटालिक बॉन्डिंग, उसी को हम लोग बोलते हैं मेटालिक सॉलिड। ये बच्चा, ये मेटालिक बॉन्डिंग क्या है, पहले तो इसके ऊपर दिमाग देते हैं कि मेटालिक बॉन्डिंग है क्या। तो मेटालिक बॉन्डिंग क्या होती है, पहले इस पे ध्यान दो। मान लो कि हमारे पास ये सोडियम है। ये बच्चा, सोडियम का जो कॉन्फ़िगरेशन होता है वो होता है 281। वो एक इलेक्ट्रॉन अगर हटा दे, ठीक है, अगर ये अपना एक इलेक्ट्रॉन हटा दे तो वो स्टेबल ऑक्टेट फॉर्म करेगा। इसलिए सोडियम क्या करता है, तो ध्यान देना, सोडियम ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, सोडियम प्लस, और अपना इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा दूर रखता है। हम इसको अलग कलर से दिखा रहे हैं ताकि तुमको ये समझ में आए कि है क्या ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, तो थोड़ा सा अलग तरह से एग्जिस्ट होगा। अच्छा, उसी तरह ये दूसरा सोडियम है Na+, अब ये किस फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, ये भी इसका इलेक्ट्रॉन अलग, ठीक, ऐसा। इसी तरह Na+, बहुत सारे Na+ मान ले रहे, और सबके जो इलेक्ट्रॉन्स हैं
वो इसके बाहर ऐसे यहाँ पे होंगे। मेटलिक बॉन्डिंग पहले समझने से पहले तुम ये सोचो कि ये इलेक्ट्रॉन सोडियम प्लस अपने से बाहर रख दिया। अच्छा, इलेक्ट्रॉन कोई आदमी नहीं है कि उसको पता है कि नहीं ये सोडियम है, हमको इसी के साथ रहना है, इसी के साथ अटैच रहना है, ऐसा कुछ नहीं। ये इलेक्ट्रॉन इस Na+ के साथ अटैच होगा। देखो ध्यान से, ये इलेक्ट्रॉन इस Na+ के साथ अटैच होगा, उसी समय पे ये इलेक्ट्रॉन इस Na+ के साथ भी अटैच होगा। तो होता क्या है कि जब कभी भी इलेक्ट्रॉन बाहर चला गया तो हल्का सा अट्रैक्शन फोर्स इस Na+ के साथ होगा, हल्का सा अट्रैक्शन फोर्स इस Na+ के साथ होगा। उसी तरह इस इलेक्ट्रॉन के साथ भी यही होगा, ये इससे भी अट्रैक्टेड होगा, ये इससे भी अट्रैक्टेड होगा। अब रिजल्ट ये होगा कि ये इलेक्ट्रॉन इसको थोड़ा हटा दे रहे हैं। अब इस इलेक्ट्रॉन के साथ समझो, ये इलेक्ट्रॉन इस Na+ के ऊपर जंप करेगा। मान लो अट्रैक्शन इधर ज़्यादा हो गया, तो अब ये Na+ इस इलेक्ट्रॉन को तो रख नहीं सकता, वो अगले के ऊपर जंप करेगा, फिर ये इधर जंप करेगा, फिर ये इलेक्ट्रॉन ऐसे जंप करेगा। ये देखो, ये जंपिंग हुई क्यों? ये जंपिंग सिर्फ इस वजह से हुई क्योंकि सोडियम प्लस ने अपने एक इलेक्ट्रॉन को थोड़ा बाहर रख दिया। ठीक है, अब होगा क्या, ये साइकिल चलना शुरू हो जाएगी। अब थोड़ी देर में ये सब Na+ इस इलेक्ट्रॉन से ऐसे चारों तरफ से घिर जाएंगे। ये इलेक्ट्रॉन लगातार जंप करता रहेगा और Na+ को घेर लेगा, ये ऐसा। अच्छा, अब समझो, थोड़ा टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं। ये जो Na+ अंदर है, इनको हम लोग नाम देते हैं कर्नल। ठीक है, और ये जो बाहर इलेक्ट्रॉन घूम रहा, इसको नाम देते हैं सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। मेटेलिक बॉन्डिंग में ये दोनों चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, कर्नल और सी ऑफ इलेक्ट्रॉन। कर्नल, सारे कर्नल एक साथ आ गए क्योंकि सी ऑफ इलेक्ट्रॉन उनको चारों तरफ से घेर लिया। अब होगा क्या, जब कोई भी चीज़ बहुत पास में आ जाती है तो सॉलिड का फॉर्मेशन कर देती है। तो यहाँ ये जो सॉलिड बन रहा सी ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से। ये इलेक्ट्रॉन इस कर्नल्स को चारों तरफ से घेर लिए। जितने भी मेटल्स होते हैं जिनके पास इलेक्ट्रॉन डोनेशन पावर होती है, वो ज़्यादातर केस में सॉलिड होते हैं, और सॉलिड होते हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मेटेलिक बॉन्डिंग। तो मेटेलिक बॉन्डिंग इंपॉर्टेंट चीज़ है। हमेशा ये बात ध्यान रखना कि कर्नल्स आर सराउंडेड बाय सी ऑफ इलेक्ट्रॉन thus फॉर्मिंग मेटेलिक बॉन्डिंग। और मेटेलिक बॉन्डिंग ही रिस्पॉन्सिबल है किसके लिए? मेटेलिक सॉलिड के लिए। तो जितने भी मेटेलिक सॉलिड तुम देख रहे, उन सब के अंदर जो बॉन्डिंग होती है वो एक तरह की मेटेलिक बॉन्डिंग होती है। ठीक है, मेटेलिक बॉन्डिंग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करती। तुम ये कह सकते हो कि मेटेलिक बॉन्डिंग ये प्रोपोर्शनल होती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम तुमको एक दो क्वेश्चन यहाँ से बता रहे जो आता है। जितना तगड़ा मेटेलिक बॉन्डिंग होगा, उस मेटल का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट उतना ही तगड़ा होगा। ठीक है, तो ये कह सकते हो किसी भी चीज़ का अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि उस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ये बहुत हाई होगा। तो तुम मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट कह सकते हो बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि किसी का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा है। क्लियर हो रहा है अच्छे से? तो अगर कोई तुमसे पूछा कि हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, क्रोमियम और मैग्नीज किसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा है, तो तुम क्रोमियम का आउटर मोस्ट कन्फिग्रेशन सोचो। तो ये होता है 4s1 3d5, मैग्नीज 4s2 3d5। एक और सब्सटेंस ऐड कर ले रहे, मान लो सोडियम है, तो ये हो जाता है लास्ट में, तुमको इसका कन्फिग्रेशन पता है, 1s2 2s2 2p6 3s1। ठीक है, अब सोचो अगर तुम इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन खोजो, तो s ये 4s बना रहे हम, ये 3d5 बना रहे। इलेक्ट्रॉन्स देखेंगे तो यहाँ एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, यहाँ 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो होगा वो टोटल होगा यहाँ पे 6। इसको अगर तुम ड्रॉ करो
तो फिर ये 4s1 यहाँ 3d5, ठीक है। तुम अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स रखोगे तो यहाँ तो पेयर्ड हैं सब, 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहाँ पे कितना होगा 5, और 3s1 नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना होगा, यहाँ पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सबसे ज़्यादा किस में है? सबसे ज़्यादा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन तुमको क्रोमियम में मिलेंगे। तो अगर कोई मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछेगा तुमसे कि मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ, तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, क्रोमियम, देन मैग्नीज, देन सोडियम, ठीक है। तो ये एक क्वेश्चन है जो इस टॉपिक से रिलेटेड आता है।